गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक को सॉल्व करेंगे। चूँकि इस एक्सरसाइज में जो शेष प्रश्न बचे हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए धैर्यपूर्वक समझ करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है प्राकृतिक समुच्चयों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसी को सार्वत्रिक सेट मानना है। तो यानी कि यहाँ से u बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यह अनंत तक। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाए और नहीं तो जैसे पहला सवाल किया गया है वैसे किया जाए। तो इसमें कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तो जितने भी दिए गए हैं किसी को नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग सबको नाम लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ से कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, यानी कि सेट ए जो दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ए बराबर होगा 2 4 6 8 10 12। तब ए डैश निकालेंगे तो यू माइनस ए निकालेंगे तो 2 4 6 8 10 12 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से। यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय दिया गया है तो बचेगा क्या विषम संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ से हमको निकालना है ए डैश, तो ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए। तो ये कैसा सेट है, सम संख्या और प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो यहाँ से जब ए डैश निकालेंगे तो यह बचेगा केवल विषम यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और नहीं तो जिनको पूरा डिटेल लगाना है तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ से सरणी विधि में लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 का सेट हो जाएगा। फिर a डैश निकालेंगे तो u माइनस ए, एक u का वैल्यू रखेंगे, फिर a का वैल्यू रखेंगे, घटाएंगे तो 1 3 5 7 बचेगा, तो उसको फिर से निर्माण रूप में लिख देंगे। चलिए हम दूसरा वाला वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से लेट ए इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है एक्स सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम मतलब 1 3 5 7 9 11 यहाँ पर। अब हमको ए डैश निकालना है, ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए। यू का मान रखें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके माइनस 1 3 5 7 9 इस तरह से करके घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, देख रहे हैं यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यह विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यह बचेगा 2 4 6 8 इस तरह से। तब इसको जब निर्माण रूप में लिखा जाएगा तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है इसका, निर्माण रूप और गुण विधेय कई होता है तो उसमें विशेष गुण को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सम संख्याओं का समुच्चय है, तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे, दोनों एक ही मतलब है। ठीक, तो दोनों ऐसे ही कर लेंगे, या थोड़ा सा डिटेल में है। फिर कह रहा है, चलिए डिटेल में ही लगाते हैं। यहाँ पर फिर से इस तीसरे वाले को एक इक्वल मानेंगे। तो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 3 का धन गुणज है। तो 3 6 9 इस तरह से हो जाएगा। अब हमको ए डैश निकालना है तो u माइनस ए हो जाएगा। u का वैल्यू 1 2 3 4 5 माइनस 3 6 9 इस तरह से। तो जो 3 के
गुणज होंगे कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा। बचेगा क्या, 1 2 4 5 7, इस तरह से करके बच जाएगा। इसको निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स क्या है, इसकी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक संख्याओं का, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का एलिमेंट है। और संख्या, अब देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं यह धन गुणज है, तो यानी कि यह गुणज नहीं है। संख्या 3 का गुणज नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है, 3 का गुणज नहीं है, यहाँ पर धन गुणज कहा गया है। लेकिन यदि यहाँ पर कहा जाए संख्या 3 का धन गुणज नहीं है तो थोड़ा सा भ्रम फैलेगा। क्या भ्रम फैलेगा कि धन गुणज नहीं है तो हो सकता है कि ऋण गुणज हो, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा गुणज का बात किया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, घटाएंगे जब n में बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर होगा, और धन गुणज नहीं है, कहेंगे 3 का गुणज नहीं है तो धन या ऋण की बात ही नहीं आएगी। अब इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग एक इक्वल सपोज करेंगे। अभाज्य संख्याओं का सेट लिखें, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से करके इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो 1 से विभाजित होंगे और स्वयं से विभाजित होंगे। तो अब हमको ये डैश निकालना है, तो ए डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए। अब u का वैल्यू रखा 1 2 3 4 5, ये पूरा नेचुरल नंबर, और यह 2 3 5 7 11, इस तरह से करके। अब देखिए यहाँ पर 13 लिखा गया, यहाँ पर 13 नहीं लिखा गया, उससे मतलब नहीं, इसका मतलब है इस तरह के सभी एलिमेंट। तो यह कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा इसमें, और जो इसमें है सारे इसमें से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है, डिफरेंस निकालते समय दोनों में जो एलिमेंट कॉमन रहता है उसको नहीं लिखते हैं, और पहले वाले सेट में इसमें जो बचेगा वही लिखा जाएगा। तो 1 बचेगा, फिर 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 12, इस तरह से करके संख्याएं बचेंगे। अब इसको निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, देखें सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और एक धन संख्या है, और इस 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भाज्य संख्या है। धन भाज्य संख्या है, अथवा का मतलब यूनियन यक्स बराबर 1। अब ध्यान से देखें, यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में केवल यही भर आएगा, या जो सर्किल में लिखा है या नहीं आएगा, यह बात ध्यान में रखेंगे। तो यह इतना का बात तो इसके लिए कह दिए। अब यह बच जा रहा है तो अथवा 1। अब इस चौथे के बाद आएगा 5वां, इसको भी एक इक्वल में सब कुछ कर लिया जाए। यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का मतलब क्या है, वह संख्या 15 से विभाजित। प्यारे बच्चों, छोटे क्लास में बताया गया है जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होगी वह 15 से निश्चित रूप से विभाजित होगी, यानी कि इस सेट में 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो इसको लिखा जाए, अब एक लाइन लिख नहीं रहे हैं, उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना समझिएगा। 15 30 45, इस तरह से करके ऐसे एलिमेंट। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए। यू की जगह पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 15 पहला एलिमेंट है, तो उसको दिखाना पड़ेगा। 15 30 45, इस तरह से लिखेंगे। अब दोनों का डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15 यहाँ पर है तो 15 छोड़ दिया जाएगा 16, इस तरह से करके लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 नहीं है तो इसमें 30 है, 30 भी नहीं रहेगा, इसी तरह से करके एलिमेंट आएंगे। नहीं तो थोड़ा सा और बढ़िया से शो कर दीजिए, यहाँ पर 29, 31, इस तरह से करके। अब इसका मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस बीच में है, फिर 29 भी है, 30 छोड़ दिया गया है और 21 लिखा गया। इसको निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स इन यन तथा, प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में बताया गया था इंटरसेक्शन के लिए और तथा का यूज किया जाता है। अब बता रहे हैं यहाँ पर तथा क्यों लिखे हैं। तथा यक्स 3 और 5 से विभाजित संख्या नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, यदि जिनको निर्माण रूप में लिखना कठिन लग रहा है वो लोग यहाँ पर लिख करके ही छोड़ देंगे, वो अभी उनका आंसर सही हो जाएगा। सपोज दैट इसको निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो यह एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हो और उसके साथ ही साथ ऐसा क्वालिटी रखता है जो न 3 से विभाजित होता है न 5 से विभाजित होता है, यानी कि 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होता है, यानी कि 15 से विभाजित नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर है और तो और यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर तथा लिखा गया है। यक्स ऐसा है, यक्स जब नेचुरल नंबर हो गया तो धन पूर्णांक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 और 5 से विभाजित संख्या नहीं है। अब छठवां देखते हैं। अब देखें छठवां प्रश्न का रहा यक्स सच दैट यक्स पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको ए के इक्वल में मान लें और इसको थोड़ा दूसरे तरह से लिखेंगे। ज़रा यू को देखें, यू इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। अब इसमें ज़रा देखें कैसे कैसे एलिमेंट हैं, 1 4 9 और इस तरह 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा। उनके बारे में सोचा कैसी संख्याएं हैं। यह सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और उसके बाद जो बच रहा है 2 3 5 6 7 8 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं। 2 प्रकार की संख्याओं से बना है, इस तरह से कहा जाए वर्ग के रूप में कहा जाए तो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है तो पूर्ण वर्ग संख्याएं इस तरह से हो गया। अब हम ए डैश निकालें तो ए डैश बराबर यू माइनस ए हो जाएगा। अब जिसका जिसका मान मालूम है रख दें, यू की जगह पर पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसको पहले ही लिख लेंगे, यहीं पर इसके सामने लिख लेंगे, संख्याएं नहीं माइनस ए की जगह पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब इसके बाद से माइनस करेंगे इसमें से तो देख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं दोनों में वेनिष्ठ है, कट जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं बचेगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं। अब इसको लिखना रहे तो सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा, यक्स सच दैट यक्स इन यन और यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, यक्स इन यन का मतलब यह है
कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला सेट है और यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद से यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। एकदम सेम इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर यू को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके। यहाँ पर 1 को देखिए और 8 को देखिए, यह पूर्ण घन संख्याएं हैं और बाकी इसमें से जितनी दिखाई दे रही हैं, जितना लिखा गया है उसमें से पूर्ण घन नहीं है। अब इसके बाद से 1 8 27 64 यह सब पूर्ण घन संख्याएं हैं और इस बीच में जो पड़ रही हैं पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पूर्ण घन संख्याएं और पूर्ण घन संख्याएं नहीं। अब इसको ए के इक्वल में सपोज कर लें, पूर्ण घन संख्या ना लिखें, संख्याएं लिखें, ज़्यादा संख्याएं होंगी। अब हम ए डैश निकालें तो u माइनस ए हो जाएगा। तो u की जगह पर क्या लिखेंगे? पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं नहीं। माइनस पूर्ण घन संख्याएं। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो पूर्ण घन संख्याएं कट जाएंगी, पूर्ण घन संख्याएं नहीं बचेंगी। पूर्ण घन संख्याएं नहीं। अब इसके बाद से इसको क्या लिखा जा सकता है? यक्स सच दैट यक्स इन एन और यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 7 हो गया। 8वां पोर्शन, इसको क्या करें? एक इक्वल में मान लें। कह रहा यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इजकल टू 8। यहाँ से क्या करें? इसको सॉल्व कर दें। यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यक्स इजकल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो क्या लिख सकते हैं? यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक ही नंबर है इसमें 3। तो ए डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ए 1 2 3 4 5 6 माइनस और यह 3 हो जाएगा। तो 3 देख रहे हैं दोनों में कामा 3 छूट जाएगा। 1 2 4 5 6 इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको यहाँ से ए डैश इजकल टू यू माइनस ए हो जाएगा। यू का वैल्यू यह, ए का वैल्यू यह। देख रहे हैं 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कट जाएगा। अब इसको यदि मानक रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लिखा जाएगा यक्स सच दैट यक्स इन एन और यक्स इज नॉट इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ए के इक्वल में सपोज करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालें। तो ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस ए हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 माइनस यह मझले कोष्टक में
रहेगा 2। अब क्या करें, माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 4 5 6। अब नेचुरल नंबर में केवल 2 भर नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो निर्माण रूप में क्या लिखा जाएगा, x सच दैट x इन n और x इज नॉट इक्वल टू 2। नेचुरल नंबर का एलिमेंट है जो 2 के बराबर नहीं है, तो 2 के बराबर नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट के बराबर में होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहला तो नेचुरल नंबर लिखे हैं x सच दैट x इन n, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, लेकिन x 2 के बराबर नहीं है और 2 के बराबर नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, नेचुरल नंबर भी होगा और 2 के बराबर नहीं होगा, तो यही सभी एलिमेंट हो जाएंगे। प्यारे बच्चे, इन सवालों में निर्माण रूप में चाहें तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन में इस जो दिया गया है उसको a के इक्वल में सपोज कर लेंगे। अब कह रहा है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, यानी कि x का वैल्यू 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 7 के इक्वल 7 8 9 10। अब डायरेक्ट लिखना चाहे तब क्या होगा, 7 के इक्वल है या 7 से बराबर है, जो a डैश होगा वह 7 से छोटा होगा। अब u a डैश इज इक्वल टू, u के बारे में तो मालूम है, u माइनस a, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, माइनस a या 7 8 9 10 इस तरह से है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देख रहे हैं जो इसमें है कुछ इसमें है, इसमें जो कुछ है वह कुछ इसमें है, तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसको छोड़ दिया जाता है, यानी कि 7 से बड़ी जितनी संख्याएं, 7 और 7 से बड़ी जितनी संख्याएं इसमें कॉमन है कट जाएंगी और बचेगा क्या क्या, 1 2 3 4 5 6, यही इतना बच जाएगा। अब इसको निर्माण रूप में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, x सच दैट x इन n और x इज लेस देन 7। देखिए 7 से छोटा है, हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इसको भी एक इक्वल में माना, लेट ए इक्वल टू x इन x सच दैट x इन n और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। क्या करें, इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x इज ग्रेटर देन 10 - 1, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी कि x की वैल्यू 9/2, यानी कि x ग्रेटर देन 4.5। तो इसको लिखा जाए a इज इक्वल टू x सच दैट x इन n और x इज ग्रेटर देन 4.5। तो अब इसको सारणी विधि में लिखा जाए तो क्या होगा, x का वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है और नेचुरल नंबर है, तो 4.5 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 इस तरह से। आप ध्यान में यह रखेंगे आंसर लिखते समय कि आपको यह दिया गया है, तब a डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस a, u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और a की वैल्यू 5 6 7 8, 5 6 7 से लेकर के अनंत तक। अब इसको जब माइनस किया जाएगा तो 1 2 3 4 बच जाएगा, यही हमारा सारणी विधि में आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको यदि निर्माण रूप में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, x सच दैट x इन n और यह 4.5 से
बड़े नंबर हैं और यह 4.5 से छोटे नंबर है, x इज लेस देन 4.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप चाहें तो आंसर निर्माण रूप में भी दे सकते हैं और सारणी रूप में भी दे सकते हैं। यदि निर्माण रूप में लिखने में दिक्कत हो रहा है तो सारणी विधि में ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, चौथे सवाल में कह रहा है यदि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और b इज इक्वल टू 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और उसके बाद से a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज के पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि यह इम्पोर्टेंट रूल है, यह मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ इसको बोलते हैं। इसी को प्रूफ करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है ए यूनियन बी डैश, तो हमको ए यूनियन बी डैश निकालें। पहले ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 यूनियन ऑफ 2 3 5 7। अब दोनों में देख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया। इसके बाद से 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी, वैल्यू लिखें 1 2 3। अब तो कई बार लगा चुके हैं, अब इसको देखें u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6 7 8 तक है। अब माइनस करेंगे तो देख रहे हैं सारे एलिमेंट इसमें हैं, 1 और 9 नहीं है, तो u में u का 1 और 9 बच जाएगा। अब इसके बाद से इसको इक्वेशन 1 कर दें, यह a यूनियन b का डैश हो गया। अब a डैश निकालना है, b डैश निकालना, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना, देखा कितना आ रहा है। तो a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, u की वैल्यू भी हम जान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a की भी वैल्यू जान रहे हैं 2 4 6 8। माइनस कर दें तो 2 4 6 8 2 4 6 8, यह निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5 7 9। अब हम निकालें बी डैश, बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस बी, u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b का वैल्यू है 2 2 3 5 7। अब माइनस करेंगे तो 2 3 5 7, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 4 6 8 9, ये इतना बच जाएगा। अब हमको राइट साइड में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यह क्या होगा, ए डैश का वैल्यू रखें 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू है 1 4 6 8 9। अब देखें यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 1 और 9, 1 और 9, देखें यह कॉमन है तो 1 और 9, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश।
पहला वाला तो हम प्रूफ कर दिए, अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना पड़ेगा। तो ए में 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7, तो यहाँ से कॉमन देख रहे हैं 2 है। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो यह u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। u का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2, तो देख रहे हैं 2 दोनों जगह पर है, डिफरेंस लिया जाएगा तो डिफरेंस में नहीं होगा, तो बचेगा क्या 1 3 5 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले हमको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए का वैल्यू है 2 4 6 8 2 4 6 8। तो यह इवन नंबर और यह 8 नंबर और इवन नंबर है, या इवन नंबर, तो इवन नंबर कट जाएंगे 1 3 5 7 9 बच जाएगा। अब बी डैश निकालें, बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस बी। यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी का वैल्यू है 2 3 5 7 2 3 5 7। अब यहाँ से माइनस कर दें तो देख रहे हैं 2 है 3 है 5 है और 7 है, इसमें है तो 2 3 5 7 कट जाएगा, तो 1 4 6 8 9। तो अब हमको निकालना है, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू रखें 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 1 4 6 8 9। जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और जो दोनों में नहीं है उसको मिला करके लिखेंगे। तो 1 दोनों जगह पर है, फिर 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखें, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यह रिजल्ट हमको मिल जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, यही हमको सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए डैश यूनियन बी डैश। इसका हमको वेन आरेख बनाना है। तो ए यूनियन बी, वेन आरेख बनाने के लिए एक आयत बनाते हैं, तो आयत बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक कॉर्नर पर यू लिख देंगे। यू चाहे यहाँ पर लिखें चाहे यहाँ पर लिखें, कोई फर्क नहीं है। अब 2 सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, इसको बी कह दें, इसको ए कह दें, और यह दोनों के बीच कुछ कॉमन है। अब कह रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यह होता है दोनों का मिला जुला भाग। तो दोनों को मिला करके, दोनों को ऐड करके जो सेट बनाते हैं, 2 सेट दिए गए हैं और दोनों का सम्मिलन, तो दोनों सेट के एलिमेंट को जब मिला करके लिखते हैं तो वही हमको सम्मिलन प्राप्त होता है। यानी कि यूनियन क्या होगा,
यह हो जाएगा यूनियन, ऊर्ध्वाधर रेखांकित। अब हमको डैश निकालना है, तो डैश क्या होगा, तो डैश इन दोनों सेट की यूनियन में क्या जोड़ दिया जाए कि हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाए। तो देख रहे हैं इन दोनों सर्किल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर का जो हिस्सा है वही ए यूनियन बी का डैश होगा। तो उसको क्या करें, द्विरेखांकित इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दें, लाइनिंग कर दें, और इसमें लिखेंगे कौन क्या है यह लिख देंगे। ए यूनियन बी, यह क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखांकित। अब ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखांकित। आप चाहें तो ए यूनियन बी जो दिखा रहे हैं उसको इम्पटी छोड़ दें और बाहर के हिस्से को कलर्ड कर दें। अब हमको ए डैश बी डैश निकालना है का इंटरसेक्शन। यहाँ पर यू लिख दिए, एक सर्किल ऐसे और एक सर्किल ऐसे, यह ए हो गया, यह ऐसे हो गया। अब हमको निकालना है, देख रहे हैं कि यह जो छोटा सर्किल है यह हमारा ए है। अब ए डैश क्या होगा, ए के बाहर का हिस्सा, इस तरह से। ऊर्ध्वाधर रेखांकित के द्वारा हम लोग ए डैश को दिखा रहे हैं। अब हम बी डैश को दिखाएं तो देख रहे हैं एक रेखांकित हो गया है, एक तरह से रेखा बना दिए हैं। तो बी डैश बनाने के लिए अब ए डैश क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखांकित। अब हमको बी डैश बनाना है तो इसको क्षैतिज रेखांकित कर दूं। तो क्षैतिज रेखांकित करेंगे तो बी के बाहर का सारा हिस्सा और रेक्टेंगल के अंदर का हिस्सा बी डैश हो जाएगा। इधर अब हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो वह कैसे निकलेगा, अब ए डैश में कौन सा है, ऊर्ध्वाधर, ये सीधी लाइन, और बी डैश में क्या है, क्षैतिज लाइन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में वही हिस्सा होगा जहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाखंड खींचे गए हैं। तो इसमें लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू द्विरेखांकित भाग। अब द्विरेखांकित भाग लिखा गया, इसका क्या मतलब है, जहाँ पर दो दो प्रकार के रेखाखंड बने हुए हैं वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, क्योंकि ए के बाहर का हिस्सा ए डैश है और बी के बाहर का हिस्सा बी डैश है। अब दोनों डैश बाहरी हिस्से ही हैं अपने अपने सेट के, अब उनका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो बाहरी सेट ही आएगा। अब इसमें से थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब यहाँ पर दो स्थिति हो सकती है, यदि वह डिसजॉइंट सेट रहेंगे तो कुछ और बदल जाएगा, लेकिन हम सवाल को कठिन नहीं करेंगे। यह स्थिति जानने के लिए आप लोग इस चैप्टर के ठीक पहले इंटरसेक्शन वाला वीडियो है वह देख लीजिएगा, बहुत ढेर सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। अब ए और बी दो सेट ऐसे हम लेंगे कि जिनमें कुछ कॉमन हो, या ए हो गया या बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, या कलर कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रंगा गया भाग।
अब इस रंगे गए भाग का जब डैश निकाला जाएगा तो बाहर का जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा है रंगे हुए भाग से बाहर का जो भी हिस्सा होगा वही ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि इस रंगे गए भाग में क्या जोड़ दिया जाए कि यूनिवर्सल सेट हो जाए। तो इस रंगे गए भाग के अतिरिक्त जो कुछ भी है वही क्या हो जाएगा, उसका डैश हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश यह क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग। जो ऊर्ध्वाधर रेखांकित किया गया वही भाग हो जाएगा। चौथा देखते हैं। लाइट चला गया। अब चौथे पोर्शन में कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। तो एक हम बनाएंगे रेक्टेंगल, यहाँ पर कॉर्नर पर यू लिखेंगे और एक सर्किल बनाएंगे उसको ए लिखेंगे, एक सर्किल बनाएंगे उसको बी लिखेंगे। अब हमको ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब ए के बाहर का हिस्सा। तो ऊर्ध्वाधर रेखांकित करना, अब तक ऊर्ध्वाधर ही ए को बनाए हैं। यह बात ध्यान देना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो यह तो ए डैश हो गया, इसको लिख दें। ए डैश क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग। यह ए डैश हो गया। अब हम निकालेंगे बी डैश। तो बी डैश के लिए यानी कि बी के बाहर का हिस्सा। तो बी के बाहर का हिस्सा बी के बाहर का हिस्सा बी डैश हो जाएगा। अब हमको ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। यह कितना हो जाएगा। अब बी डैश के बारे में लिखें। बी डैश कौन सा है, क्षैतिज रेखांकित भाग। अब हमको निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। यह क्या होगा, तो देख रहे हैं ए डैश भी रेखांकित भाग है, बी डैश भी रेखांकित भाग है और उन दोनों का एक क्षैतिज रेखांकित है, एक ऊर्ध्वाधर रेखांकित है और इन दोनों का यूनियन जो होगा किसी न किसी प्रकार से रेखांकित भाग होगा, यानी कि लिखेंगे रेखांकित भाग। अब इसमें देखिए यह वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी, यही भर नहीं होगा, बाकी सब ए डैश यूनियन बी डैश के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे और समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छठवां सवाल कह रहा है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय ये यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। यहाँ पर हम लोगों को यू के बारे में लिखना पड़ेगा। कह रहा है कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी कि एक कोण 60 अंश का नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक कोण 60 अंश से कम है, भिन्न है, यानी कि यह कोण 60 अंश का है, तो यह दोनों डिफर हो सकता है। क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, यह दोनों यदि 60-60 का होगा तो यह ऑटोमेटिक 60 अंश का हो गया, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अब इसके बाद से तीसरी स्थिति यह है कि तीनों में से कोई भी 60 अंश के बराबर न हो।
यानी कि यह भी भिन्न हो, यह भी भिन्न हो, यह भी भिन्न हो। तो 3 स्थितियां हो सकती हैं कि एक कोण 60 अंश का हो, तीनों कोण 60 अंश का हो और तीनों भिन्न भिन्न हो। तो हम लोगों को यहाँ पर मतलब यह है, एक कोण भिन्न होगा तब, या तो एक कोण समान हो, दो कोण समान होगा तो ऑटोमेटिक यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज और यह, तो हमको क्या क्या चाहिए, कह रहा है कि एक कोण 60 अंश से भिन्न होना चाहिए। तो भिन्न वाले में यह आ जाएगा और 60 अंश वाले में यह आ जाएगा। तो यह समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर दो प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे यू, एक समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज नहीं। अब उसमें समबाहु त्रिभुज नहीं में समकोण त्रिभुज भी आएगा, न्यून कोण त्रिभुज भी आएगा, जिसका एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, 60 अंश, कोई कोण 60 अंश का न हो और एक कोण 60 अंश का हो। फिर इसके बाद से अधिक कोण आ जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझने के लिए लिखेंगे u बराबर समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज नहीं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है, तो यह तो तीनों कोण बराबर है और इसमें एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, इसमें यह आ जाएगा और यह आ जाएगा। ए में कह रहा है कि एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, तो उसमें यह वाली स्थिति आ जाएगी, यह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज नहीं। तब क्या होगा, तो ए डैश अब पूछ रहा है u माइनस ए बराबर समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज नहीं। अब इसमें से माइनस करेंगे, समबाहु त्रिभुज नहीं। तो बचेगा क्या, देख रहे हैं, यह और यह सेम है, कट जाएगा, समबाहु त्रिभुज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। अब 7वां सवाल देखें, लिखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। लिख रहा है ए यूनियन ए डैश, यह कितना होगा, तो इसको बेन आरेख से समझें, अभी बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यू लिख देंगे, यह एक सेट ए है, तो ए डैश क्या होगा, ए और इसके बाहर का जो भी रेखांकित भाग है वह ए डैश हो जाएगा। तब देखें ए और ए का पूरक, ये दोनों मिलकर के दोनों का सम्मिलन यू डैश हो जाए, यू हो जाएगा। तो यानी कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से कह रहा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो पहले हम लोग फाई डैश निकालेंगे। फाई डैश क्या होगा, यू माइनस फाई। यू मतलब ऐसा समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें इसके अंतर्गत सभी प्रकार के एलिमेंट होंगे, और फाई का मतलब कुछ भी नहीं, तो यह हो जाएगा यू। अब हम लोग लिखेंगे फाई डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए। तो जैसा कि देख रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय है और ए है, तो सभी समुच्चय जो होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के समुच्चय होते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के बराबर हो जाएगा, बराबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बेन आरेख से समझें तो यह पूरा यू हो जाएगा और यह एक सेट ए है, तो देख रहे हैं दोनों का इंटरसेक्शन यह ए ही हो जाएगा, इसलिए ये लिखा गया है। अब इसके बाद से तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यहाँ से देखा जाए, यह पूरा सेट ए है और बाहर का ए डैश है, यह यू, यह ए है और इसके बाहर का पूरा ए डैश है, पूरक समुच्चय है, यह ए डैश है। तो देख रहे हैं ए और ए डैश में कोई भी चीज़ कॉमन
नहीं है, इसलिए यह 5 हो जाएगा। इसलिए यह ए और ए डैश इस सर्किल के बाहर वाले में और सर्किल के अंदर वाले में कुछ भी कॉमन है, इसलिए यह 5 हो जाएगा। अब हम यू डैश निकालेंगे, यू डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो यू डैश बराबर यू माइनस यू, क्योंकि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के लिए उसमें से क्या किया जाता है यू में से यूनिवर्सल सेट में से घटाया जा रहा है, तो यूनिवर्सल सेट का ही पूरक 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 आएगा, लेकिन हम लोग इसको 5 लिखेंगे। अब 5 का मतलब यह, u का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, और सार्वत्रिक समुच्चय में से सार्वत्रिक समुच्चय घट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा सेट बचेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है एक ही सेट होता है और वह 5 होता है। तो u माइनस यू जब कभी भी लिखा जाएगा सेट थ्योरी में तो उसको 5 ही लिखा जाएगा, यह बात ध्यान में रखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। अब हमको निकालना है u डैश इंटरसेक्शन a, तो बराबर u डैश का मान आया है 5 इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले एक्सरसाइज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले वीडियो में जो आप लोग पढ़ेंगे वह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस एक चैप्टर से यदि कोई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनता है तो वह अगले वीडियो से ज़रूर मैच करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान देकर के अगला वीडियो ज़रूर पढ़ना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।